हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HB एजुकेशनल इनसाइट्स। आज है पार्ट 2 विद चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हमने पार्ट 1 करा जिसमें हमने बेसिक इंटरफेस के बारे में समझा, कुछ एग्जांपल्स देखे। आज क्या करेंगे, आज हम एम फेज से करके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये सारा पढ़ेंगे। उसके बाद हम साइटोकाइनेसिस और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस तक पढ़ेंगे आज हम बस। ठीक है, ये क्लास ना पर थोड़ी सी लंबी हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग वाला पार्ट ज़्यादा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप में से बहुत सारे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं हर क्लास के स्टार्ट होने से पहले लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया होता है उससे कुछ क्वेश्चन रेज करती हूँ। वो क्वेश्चन बेस्ड होता है लास्ट क्लास पे। तो आज के क्वेश्चन बेस के बॉक्स के 3 क्वेश्चन हमारे पास है। इनका आंसर अगर आपको आता है तो प्लीज वीडियो को एक बार पॉज करना और कमेंट बॉक्स में जाके इनके आंसर्स को आप पोस्ट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज जी नॉट फेज। देखो, हमने जी नॉट फेज के बारे में पढ़ा था, क्वेश्चन फेज के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। क्या है वो फेज के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 वर्ड में अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो वो एक्सप्लेन कर देना। राइट द ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन इन ह्यूमन सेल एंड ईस्ट और ह्यूमन की सेल में सेल डिवीजन का ड्यूरेशन क्या है, टाइम पीरियड क्या है, वो आपको मेंशन करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज एस फेज। एस फेज क्या है, हमने कल पढ़ा था G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। उसमें से मैं एस फेज की सिग्निफिकेंस पूछ रही हूँ आपसे। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एम फेज से। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको हाईलाइट कर दूंगी। This is most dramatic period of cell cycle involving a major reorganization of virtually all component of the cell। ठीक है, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि उसमें ना बहुत सारे सडन एकदम से आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, चेंजेस देखने को मिलेंगे सेल के अंदर, क्योंकि इसी फेज के अंदर आपका कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों पार्ट होंगे। ठीक है, सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी इज सेम। क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट और प्रोजेनी, प्रोजेनी सेल क्या होएगा, कुछ नहीं, प्रोजेनी सेल इज योर डॉटर सेल, वही है। उनमें क्या रहता है, सेम रहते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं हम, इक्वेशनल डिवीजन। क्योंकि इक्वेशनल का मतलब इक्वल पार्ट में इक्वल ही डिवाइड हो, जैसे पेरेंट में था वैसे ही प्रोजेनी में। मैंने आपको लास्ट क्लास में जब माइटोसिस और मियोसिस का बहुत माइनर सा डिफरेंस बताया था मैंने आपको, तब मैंने ये बोला था अगर वो डिप्लॉइड है तो वो डिप्लॉइड ही रहेगा, पेरेंट में अगर जैसे है तो प्रोजेनी में वैसे। अगर वो हैप्लॉइड है पेरेंट तो आपके प्रोजेनी सेल भी हैप्लॉइड ही रहेंगे। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत माइनर पोर्शन में बताया था, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा था। अब एम फेज जो हम पढ़ रहे हैं माइटोसिस वाला, तो इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन क्या होगा, हमारे कैरियोकाइनेसिस, और उस कैरियोकाइनेसिस को 4 पार्टों में क्या सब स्टेजेस में आपको क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। मैंने जब आपको लास्ट क्लास में ये डायग्राम समझाया था फिगर 10.1 में, तो मैंने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के बारे में बताया था कि ये चारों फेज किसके हैं, कैरियोकाइनेसिस की फेज है। तो वही वाली बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है, मेंशन करी हुई है कि कैरियोकाइनेसिस को 4 स्टेजेस में डिवाइड करा हुआ है। It is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear cut lines cannot be drawn between various stages। क्या कह रहे हैं, प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, मतलब कोई एक ऐसा प्रोसेस है जो एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप चलता ही रहता है। तो आप इसमें ना एक क्लियर कट बाउंड्री लाइंस नहीं बना सकते कि ये बाउंड्री लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, इस ड्यूरेशन पे, इस बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ये वाला प्रोसेस खत्म होएगा और नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होएगा। बायोलॉजी है ये, बायोलॉजी में ना एक सडन एक काइंड ऑफ अब 100% इस टाइप में हर किसी बॉडी में सेम होएगा, ये आप हर किसी भी केसेस में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिफरेंट है, हर ऑर्गेनिज्म बिहेव डिफरेंट से करता है, उसका इन्वायरमेंट अलग है। तो इस बेसिस पे क्या होता है,
हर किसी के सेल कब करने का फंक्शन, डिवीजन का फंक्शन अलग है। तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल क्लियर कट लाइन नहीं किसी भी चीज के, किसी भी प्रोसेस के बीच में ड्रॉ कर सकते कि प्रोफेस और मेटाफेज के बीच में, अब प्रोफेस और मेटाफेज अलग अलग जरूर हैं बट उसके बीच में ये नहीं एग्जैक्ट इस सिचुएशन पे इतने डिग्रीज पे ये दोनों के बीच में चेंज आएगा, वो बात समझाने की मैंने कोशिश करी आपको। कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस, कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व 4 स्टेजेस, वो 4 स्टेजेस के नाम याद रखने आपको, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 स्टेजेस है। और ये आपको नाम ऐसे सीक्वेंस में याद रखना, इस चैप्टर में जो भी आपको याद रखना है वो सीक्वेंस में याद रखना है। पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि गैप 1 पहले आएगा, फिर एस फेज आएगा, फिर आपको गैप 2 फेज आएगा, है ना। मैंने बोला था कि सीरीज में याद रखना, आप ऐसे ही इसको भी आपको सीरीज में याद रखना पड़ेगा कि गैप 2 फेज के बाद क्या आएगा आपका, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये किसके फेजेस के काम वो है, कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेजेस है और इनको ऐसे ही याद रखना है। और किसी भी बच्चे का डाउट है कि क्वेश्चन बॉक्स के आंसर की मैं कब दूंगी, मैं यूजुअली जब क्लास एंड होने को होती है पूरा जब मैं पढ़ा देती हूँ उस लास्ट की ड्यूरेशन में मैं आपको क्वेश्चन बॉक्स के आंसर देती हूँ, ठीक है। चलो प्रोफेज से स्टार्ट करते हैं। पहला फेज कौन सा है हमारा, प्रोफेज। प्रोफेज विच इज फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, वेरी सिंपल, और माइटोसिस follows the S2 and G2 phase, sorry S2 नहीं S and G2 phase of interphase। follows का मतलब पहले S phase आया, G2 phase आया, उसके बाद क्या आया हमारा प्रोफेज आया। तो इसका मतलब ये है, in S and G2 phase the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined। देखो हमने डीएनए बनाया, जो न्यू डीएनए बनाया था ना वो एक्चुअली बिल्कुल डिस्टिंक्ट अलग अलग नहीं बटा हुआ था, एक दूसरे के साथ इंटरवाइंडेड था। ऐसे किसी ने बिल्कुल अलग अलग उसको कंपोनेंट, देखो अगर ये डीएनए पहले ऐसा था, पहले मान लो इतना डीएनए बना हुआ था, तो मैंने एस फेज करा, एस फेज के बाद क्या होगा मेरे डीएनए का डुप्लीकेट हो जाएगा, रेप्लीकेट हो जाएगा, तो अब मेरे डीएनए की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अपने से 2C था तो मैंने आपको पिछली बार बताया था 4C हो जाएगा। अब ये जो 4C क्वांटिटी हुई है ना 2C से, ये अभी भी ऐसे इंटरवाइंडेड है, ऐसे अलग अलग डिस्टिंक्ट नहीं हुआ, अभी भी ऐसे ही एक दूसरे के साथ गुच्छे के फॉर्म में प्रेजेंट है ये, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल। क्रोमोसोम मटेरियल क्या है, डीएनए से ही तो क्रोमोसोम बनता है। अब ये क्या होगा, ये जो मेरा ये 4C वाला, क्या मेरा 4C वाला कंटेंट वाला जो मेरा डीएनए है जो डबल होके आया, अब ये क्या करेगा अपने आप को कंडेंस करेगा, मतलब अब इसके अंदर कॉइलिंग वगैरह स्टार्ट होगी, ये क्रोमोसोम बनना स्टार्ट होएगा, ठीक है। इसको मैं एक बार रिमूव कर दूं, डन। अब चलो आगे पढ़ते हैं। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगल, अनटेंगल कैसे, पहले उलझा हुआ था ना वो उसकी जो उलझा हुआ था वो अनटेंगल होगा, उलझे को इंग्लिश में बोलते हैं टेंगल्ड। और टेंगल को मतलब उस टेंगलिंग को आप खोलोगे तो वो क्या हो जाएगा, अनटेंगल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। कौन से, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया, क्रोमेटिन कंडेंसेशन। मतलब जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल है, जो आपका डीएनए वो क्या होगा, अब इस स्टेज पे कंडेंसेशन हो जाएगा उसका। द सेंट्रोसोम which had undergone duplication during S phase of interphase, क्या सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या होता है हमने पढ़ा था ना लास्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल हमने पढ़ा था ना। और हमने एस फेज में ये भी पढ़ा था कि सेंट्रियोल जो हमारा डुप्लीकेट होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे पढ़ा था हमने, ये देखो यहाँ पे लिखा होगा आपका एस फेज के टाइम पे, DNA replication begin in nucleus and centriole duplicate in cytoplasm, ये लिखा हमारा। यही वाली बात है कि जो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम अगर कहीं पे लिखा हो ना, सॉरी सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, यस कहीं पे लिखा हो तो बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत हो ना, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में नहीं सॉरी, जब हम सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे हमने ये बोला था कि दो सेंट्रियोल अगर 90 डिग्री पे अरेंज हो जाए और उसके आसपास पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड के साथ मिला के हमने इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। तो अगर कहीं पे सेंट्रोसोम मेंशन हो या सेंट्रियोल मेंशन हो, आपको एक ही चीज समझना है उसे।
The centrosome, which has undergone duplication during S phase of interphase, now begins to move toward opposite pole. अब वो कहाँ पे जाना स्टार्ट कर देते हैं? अपोजिट पोल की तरफ। ये सब कुछ ना आपको ये डायग्राम दिख रहा है, आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाया जाएगा। अभी बिल्कुल मैं आपको समझाना स्टार्ट करूंगी। एक बार पहले प्रोफेस कंप्लीट कर लें, फिर उसका डायग्राम देखेंगे। The completion of prophase can thus be marked by characteristic events. ये events को आप याद रखना है। characteristic क्या बोल रही हूँ मैं? I'm so sorry. events, characteristics, events. Okay, done. Events के through chromosomal material condense to form compact mitotic chromosome. जो आपके क्रोमोसोमल मटेरियल है वो क्या करता है? कंडेंस करता है टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। डन। क्रोमोसोमल मटेरियल क्या था आपका? डीएनए है ना, डीएनए था ना हमारा मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है हमारा? डीएनए। मैंने बोला था कि वो कंडेंस करेगा, वो कंडेंस करके आगे क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड of two chromatid attached together as centromere. हमने डिटेल में क्रोमोसोम्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे सेल वाले, ये देखो मैंने आपको अभी तक 3-4 बार सेल वाले चैप्टर का रेफरेंस दिया है, क्योंकि बहुत सी चीजें हमने जो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं वो हमने उस चैप्टर में इन डेप्थ में हमने उसके बारे में पढ़ा था। जैसे हमने सेंट्रोसोम सेंट्रियोल के बारे में इन डेप्थ पढ़ा था, वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था। मैंने ये बोला था कि क्रोमोसोम कैसे दो क्रोमेटिड से मिलके बना होता है, वो कहाँ पे अटैच होते हैं? सेंट्रोमियर पे, है ना। देखो मैं आपको बताऊं, ये आपकी दो, ये इसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड होती हैं, दो क्रोमेटिड होती हैं। ये एक दूसरे के साथ क्या सिस्टर है, एक जैसी है ना, तो एक दूसरे के साथ सिस्टर क्रोमेटिड है। और ये दो क्रोमेटिड मिलके क्या बनाएगी? एक क्रोमोसोम बनाएगी। आप इसे ऐसे देखिए, ऐसे ये क्या बन गया मेरा? एक क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। और ये क्रोमोसोम कहाँ पे अटैच है? आपको सेंटर पार्ट दिख रहा है जहाँ पे मैंने अभी सर्कल करा है, इसे क्या बोलते हैं हम? सेंट्रोमियर। डन। इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। और ये दो क्रोमेटिड एक दूसरे से कहाँ अटैच्ड है? सेंट्रोमियर पे। वही बात यहाँ पे लिखी है जो मैंने आपको अभी ड्रॉ करके समझाई है। डन। अब हम आगे पढ़ते हैं। सेंट्रोसोम विच हैज अंडरगोन ड्यूप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज। अब जो सेंट्रोसोम जिसने डुप्लीकेशन कराया था, कब? इंटरफेस के टाइम पे। वो कब करा था? इंटरफेस में भी एस फेज पे करा था। वो कहाँ मूव करने का, वो कहाँ चल मूव करता है? अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर। देखो ये क्या है? अगर मान लो ये मेरा सेल है, ठीक है, सेल के अंदर मेरे क्या है? दो सेंट्रोसोम है। ये दो सेंट्रोसोम यहाँ पे मान लो डुप्लीकेट हुए, ये पहले वाला सेंट्रोसोम क्या करेगा? एक इस एंड की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, दूसरे वाला इस एंड की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, अपोजिट एंड की तरफ पहुंचना चाहिए। अपोजिट एंड की तरफ कैसे? ये वाला पोर्शन देखो, ट्रांजिशन टू मेटाफेज वाले आपको ये दिख रहा है। उससे भी अच्छा ये देखो, ये पार्ट बी जहाँ पे मैंने अभी सर्कल करा, ये जो आपके दिख रहे हैं ये दो, ये क्या आपके? ये आपके सेंट्रोसोम, ये कहाँ पहुंच गए? अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए है ना। ये मान लो कहीं यहाँ पे बने होंगे ये, और दोनों ने क्या करा? भाई तू एक को बोला तू एक साइड अपोजिट पोल की साइड जा, मैं दूसरे अपोजिट पोल की साइड जाता हूँ। ये उन्होंने अपने आप में म्यूचुअल डिसीजन लिया, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। ये वाला बात भी मैंने आपको समझा दी अच्छे से, ये एक बार मैं हाईलाइट कर दूं, आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। Centrosome which has undergone duplication during interphase move toward opposite poles of cell. Each centrosome radiate out microtubule. ये पढ़ो आगे। हर सेंट्रोसोम क्या करते हैं? अपने अंदर से माइक्रोट्यूब्यूल्स को रेडिएट करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एस्टर। टू एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक apparatus. अब ये वाली बात क्या बोली आपने? मेरे को तो समझ में नहीं आया। ये वाली बात आप अच्छे से समझो कि हमने ये दोनों के जो सेंट्रोसोम है ना, उन्होंने अपने अंदर से क्या करा? माइक्रोट्यूब्यूल को रेडिएट आउट करा, मतलब निकाला। कैसे निकाला? आपको ये दिख रहा है आपको, इसके आसपास में फिर मैं कर्सर जहाँ पे वहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही होगी, रेज दिख रही होगी, है ना।
इससे क्या बोल, आप ये समझो ये एक टाइप के एस्टर है। क्या है? एस्टर। दो एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स क्या है? ये देखो, ये लाल कलर की लाइनें दिख रही है जो आपको अटैच्ड होती दिख रही है क्रोमोसोम से, यही है आपका स्पिंडल फाइबर। तो सेंट्रोसोम ने क्या करा? एस्टर्स को रेडिएट करा। इन्हें क्या बोलते हैं? एस्टर्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट करे उन्हें क्या बोला? एस्टर। और टू एस्टर, दो एस्टर। दो एस्टर क्यों बोले? एक तो ऊपर वाले भाई सब करेंगे, है ना, जो ऊपर वाले सेंट्रोसोम बैठे हैं, एक नीचे वाले भाई सब करेंगे अपने अंदर से एस्टर्स को रेडिएट। दो एस्टर रेडिएट हो गए और स्पिंडल फाइबर रिलीज हुए। स्पिंडल फाइबर के या फिर लाल लाल, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? माइटोटिक apparatus। डन। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। विद डायग्राम मैंने आपको ये बता दिया अच्छे से। Cell at the end of prophase when viewed under microscope do not show। ये बात क्या बोल रहे हैं कि सेल को अगर हम प्रोफेज के एंड में पढ़े ना, प्रोफेज क्या है? हमारा पहला स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। उसके एंड में अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे उसे देखें तो हमें क्या नहीं दिखेगा? गोल्जी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है? इसके ऑर्गेनेली है ना, सेल ऑर्गेनेली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और ये न्यूक्लियर एनवेलप। ये कुछ हमें उसके नीचे नहीं दिख रहेगा माइक्रोस्कोप के नीचे। भाई सेल है, सेल के अंदर ये सारी ऑर्गेनेली तो होती हैं, है ना। नॉर्मल सेल में जब ये नॉर्मली हम जब स्टडी करते हैं ये सारी ऑर्गेनेली होती हैं, बट इस स्टेज में प्रोफेज में जब एक सेल दो सेल में डिवाइड कर रही है, जब उसका न्यूक्लियस, एक सेल का न्यूक्लियस दो सेल के न्यूक्लियस में डिवाइड कर रहा है, उसके प्रोफेज स्टेज के एंड में हम देखेंगे तो हमें ये सारी ऑर्गेनेली दिखाई नहीं देगी। ये वापस भी आती है, पढ़ाऊंगी मैं कब आएंगी, अभी आज की क्लास में पढ़ेंगे, ये वापस भी दिखाई देती है। चलो, मैंने ये डायग्राम दिखा है। अर्ली प्रोफेज क्या है? अर्ली प्रोफेज में आप ये देखो, सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल जो है क्रोमोसोम अनटेंगल्ड है। कैसे टेंगल? ये सारा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या होएगा? अनटेंगल होएगा, मतलब टेंगलिंग लाइक गुच्छा टाइप जो बना हुआ था वो अनटेंगल होएगा, और क्रोमोसोम क्या होना स्टार्ट होएगा? कंडेंस होना स्टार्ट होएगा, ठीक है। और वो धीरे धीरे करके क्या बनेगा? क्रोमोसोम। अभी तक उसने क्रोमोसोम बनाया नहीं है, अभी सिर्फ उसने कंडेंसेशन अपनी स्टार्ट करी है। मेटाफेज पढ़ते हैं। मेटाफेज कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। क्या करता है? जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन मतलब पूरी तरीके से जब हमारी न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती है, आप बोलो डिसअपियर हो जाती है। न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है हमको ये भी पता है, हमने उस चैप्टर में पढ़ा था सेल वाले में। देखो, न्यूक्लियर एनवेलप होते हैं हमारे न्यूक्लियस के बाहर जो दो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो हमारे न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है हमारा न्यूक्लियस, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज जो कि होता है हमारा मेटाफेज। हेंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो इस स्टेज में क्या हुआ? क्रोमोसोम क्या होते हैं? सेल के साइटोप्लाज्म में फैल गए, स्प्रेड हो गए। क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में फैल गए। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। अब क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस होके अब क्या बन गया? प्रॉपर क्रोमोसोम। अब ये लेट प्रोफेज देखो, यहाँ पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन दिख रहा है आपको, क्रोमोसोम कंडेंस होके कैसी फिगर बनी है। और ये मेटाफेज देखो, मेटाफेज में आपको ये प्रॉपर क्रोमोसोम दिख रहे होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया। दे कैन ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। अब इन्हें हम माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब प्रॉपर बन गए हैं वो। This then is the stage at which morphology of chromosome is most easily studied। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है आपका कि मॉर्फोलॉजी एक टाइप की स्टडी होती है जहाँ पे हम एक्सटर्नल चीजों को हम देखते हैं, उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट पढ़ते हैं हम, एक चैप्टर 11th का ही चैप्टर है मॉर्फोलॉजी पे, प्लांट की, जिसमें हम मॉर्फोलॉजी में बाहर से देख के हम बता रहे हैं कि प्लांट में ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी, नोड्स होती हैं, इंटरनोड्स होती हैं, कि लीव्स कैसे अरेंज्ड है आपकी, ठीक है। फिर ये सब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है प्लांट्स की। ऐसे ही मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ये सब एक्सटर्नल जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, ये मॉर्फोलॉजी में आ गया। और इसी स्टेज में सबसे इजीली आप मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हो।
At this stage, metaphase chromosome is made of two sister chromatid. We know two sister chromatid से मिलके बना होता है एक chromosome, which are held together as centromere. We have studied it many times. ठीक है, small disc shaped structure at the surface of centromeres को kinetochore. इस चैप्टर में अभी हमने काइनेटोकोर नहीं पढ़ा, बट सेल वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ रखा है काइनेटोकोर क्या होता है। काइनेटोकोर डिस्क लाइक शेप के स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के सेंट्रोमियर के आसपास प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोमियर जहाँ से दोनों क्रोमेटिड जुड़े होते हैं, आपको ये दिख रहा होगा फिगर, तो आपको ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस दिख रहा है जहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है दोनों साइड। ये देखो यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लूं, हियर सी हियर, यहाँ पे आपको व्हाइट कलर के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ही आपके क्या है, काइनेटोकोर है। ठीक है, these structures serve as the site of attachment of spindle fiber. इसी से क्या रहता है, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड रहता है क्रोमोसोम के साथ। देख लिया हमने इससे पहले जब हम काइनेटोकोर के बारे में पढ़ रहे थे डायग्राम में, कि यहाँ से स्पिंडल फाइबर जो लाल कलर के फाइबर्स थे वो आपके अटैच्ड थे, that are moved into position at the center of the cell. Hence, the metaphase is characterized by all chromosomes coming to lie at equator, with one chromatid of each chromosome connected to kinetochore to spindle fiber from one pole and sister chromatid connected to kinetochore from opposite pole. ये देखो क्या दो फेज दिख रहे होंगे आपको, एक ट्रांजिशन टू मेटाफेज और एक मेटाफेज। अपनी एनसीईआरटी में भी आप चेक कर सकते हो। ट्रांजिशन टू मेटाफेज में क्या है, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच्ड है। वेरी गुड, हमने ये समझ लिया। इसमें क्या होता है, जो आपके मेटाफेज में हो ना, जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो एक जगह पे आके अलाइन हो जाते हैं। इक्वेटर क्या होता है, हमने अर्थ का इक्वेटर पढ़ा हुआ है आज से पहले, 6th-7th में पढ़ाते हैं जियोग्राफी में, अर्थ का इक्वेटर। ऐसे ही मेटाफेज का क्या है, सेल के इक्वेटर इक्वेटोरियल प्लेट पे आके क्या हो गए, ये सारे के सारे अरेंज हो गए। देखो एक लाइन में अरेंज हो गए। और ये दो काइनेटोकोर है, दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से एक स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है अपोजिट पोल का, दूसरे काइनेटोकोर से दूसरा स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है अपोजिट पोल का, है ना। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे। तो वही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी जल्दी में पढ़ दिया। एक दो बच्चों को लगा कि क्या इतना जल्दी में क्यों पढ़ा, ये क्योंकि मेरे को यही बात समझानी थी आपको कि वो लोग कहाँ, पहले तो सबसे पहले जो काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच थे ना सिस्टर क्रोमैटिड के साथ, वो कहाँ पे जाके मेटाफेज प्लेट पे जाके अलाइनमेंट हो गई उनकी। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट क्या हुआ, क्रोमोसोम का मेटाफेज प्लेट। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते हैं इसे हम। ठीक है, और ये एक और चीज इसमें लिखी हुई है, दो स्पिंडल फाइबर, दो क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के अंदर हमारे सिस्टर क्रोमैटिड मैंने अभी इसी क्लास में पढ़ा है क्या होते हैं। हर सिस्टर क्रोमैटिड के साथ क्या हुआ, अटैच हुआ ये काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर। दो स्पिंडल फाइबर है, दो सिस्टर क्रोमैटिड है हमारे पास, और दो ही काइनेटोकोर है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। हमने पहले ट्रांजिशन वाले फेज पे देखा, ट्रांजिशन टू मेटाफेज पे स्पिंडल फाइबर ये अटैच हो गए काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम से। और सेकंड हमें क्या लिखा है, क्रोमोसोम मूव करते हैं स्पिंडल इक्वेटर की तरफ और अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट की तरफ। क्रोमोसोम आर मूव्ड to spindle equator and get aligned at metaphase plate through spindle fibers at both end. और स्पिंडल फाइबर्स कहाँ हैं, बोथ एंड की तरफ है ना। देखो दोनों साइड आपको स्पिंडल फाइबर अच्छे से दिख रहे होंगे, रेड कलर की लाइन, यही आपकी स्पिंडल फाइबर है। चलो अभी हम क्या पढ़ेंगे, एनाफेज पढ़ेंगे अभी हम। At the onset of anaphase, each chromosome arranged at metaphase plate is split simultaneously. अभी क्या लिखा है ये, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एनाफेज से पहले मेटाफेज पढ़ा। मेटाफेज प्लेट में हमने ये पढ़ा कि वो सेंटर पे जाके अलाइन हो गए, है ना, ये पढ़ा ना सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ। अब इसमें क्या लिखा है कि अब ये करेगा, जो आपका स्पिंडल है ना वो अपने जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये क्या करेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के साथ क्या करेंगे,
टूट जाएंगी और आधा आधा पोर्शन दोनों का, एक क्रोमेटिड एक पोल पे गया, दूसरा क्रोमेटिड दूसरे पोल पे गया, वही लिखा है। On the onset of anaphase, each chromosome arranged at metaphase plate is split. क्या हुआ? स्प्लिट हो गया साइमल्टेनियसली एंड टू डॉटर क्रोमेटिड, दो डॉटर क्रोमेटिड नाउ रेफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम। अब ये मैं बताती हूँ क्या है आपको, ये क्या लिखा है, क्या बोला है मैंने आपको। ये देखो यहाँ पे अटैच हुआ, ये अलाइन हुआ। अब ये क्या करा, अपने अपने तरफ स्पिंडल फाइबर ने एक दूसरे को खींच लिया तो ये काइनेटोकोर से आप देखो ये अपने अपने पोल्स की तरफ जाने लग गई। डायग्राम में आपको ये अच्छे से दिख रहा है, बहुत अच्छे से, और मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई आपको डाउट होना चाहिए। एक दूसरे अपनी तरफ पोल की तरफ खींचा, पोल की तरफ ये पहुंच गया। वेरी गुड, इतना हमको समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, जिसे आप पहले क्रोमोसोम बोल रहे थे ना, क्रोमोसोम के अंदर हमने ये क्या पढ़ा था, हमने ये भी पढ़ा था कि क्रोमोसोम के अंदर सिस्टर क्रोमैटिड्स है। अब वो क्या करा, सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट हो गया और एक एक क्रोमैटिड हर पोल पे चला गया। अब वो जो क्रोमैटिड पोल पे गया है ना, अब वो क्या करेगा, वो हर किसी का डॉटर क्रोमोसोम बन जाएगा। दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब वो जो पहले कॉमन था वो क्या हो गया, भाई ये तेरे क्रोमोसोम है डॉटर सेल के, ये दूसरी डॉटर सेल के क्रोमोसोम है, तो अब इसे क्या बोलेंगे हम, डॉटर क्रोमोसोम्स। और फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियर मैंने पढ़ा दिया, ये तो बिगिंस देयर माइग्रेशन टुवर्ड देयर अपोजिट पोल, ये भी पढ़ा दिया। मैं हाईलाइट कर दूं, मैंने पढ़ा तो दिया है। As each chromosome moves away from equatorial plate, the centromere of each chromosome remain directed toward the pole. ये क्या लिखा है आपने, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, एक सेकेंड, रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड द पोल, ये हमको नहीं समझ में आया, ये समझाती हूँ मैं क्या लिखा है। एक सेकेंड, ये देखो सेंट्रोमियर क्या होता है, अटैचमेंट वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट देखो जो मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ रेड कलर से, ये वाला पॉइंट होता है ना सेंट्रोमियर। अभी सेंट्रोमियर इन्होंने खींचा अपनी तरफ, सेंट्रोमियर से पकड़ के खींचा ना काइनेटोकोर से, तो ये देखो ऐसे खींचा कि ये ऐसा बन गया स्ट्रक्चर, है ना। ये जो सेंट्रोमियर था ये आपका, इन्होंने ऐसे पकड़ के खींचा ये स्पिंडल फाइबर से, तो ये पोल की तरफ ही तो रहा, है ना। ये मान लो यहाँ पे आ गए, तो पोल की तरफ ही है ना, तो वो ही लिखा है रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड द पोल and hence the leading edges with the arms of the chromosome tailing behind। अब मैंने इसको ऐसे पकड़ के खींचा तो ये आर्म्स हो गए क्रोमोसोम के, है ना। ये क्रोमेटिड के आर्म्स है ना, ये आर्म्स क्या हुए उसके पीछे पीछे टेल करे। आप नॉर्मल देखो, ये इसको ना एक टाइप से कोई रुमाल टाइप का मान लो, उस रुमाल को मैंने सेंटर से, रुमाल क्या है, हैंकी, या उसको मैंने सेंटर से पकड़ के ऐसे खींचा पीछे की तरफ, तो उसके दो आर्म्स बन जाते हैं ना। और क्या होगा, दो आर्म्स उसको टेल करेंगे, उसके टेलिंग बिहाइंड उसको खींचते खींचते आ जाएंगे। द एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग की इवेंट। आपने अभी तक देखा होगा मैंने तीन फेज पढ़ाए, प्रोफेज, एनाफेज, सॉरी मेटाफेज एंड एनाफेज। तीनों में लास्ट में दो दो पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट गिवन है। ये कुछ नहीं, ये वही पॉइंट्स हैं जो अभी आप ऊपर पैरा में पढ़ के आते हो, बस इससे स्पेसिफिक वे में इन्होंने लिख के दे दिया, कुछ अलग नहीं होता ये। चलो, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट पढ़ लिया हमने। सेंट्रोमियर क्या होगा, उसका सेंटर पोजीशन जहाँ से वो जुड़ा रहता है स्प्लिट कर जाएगा, और क्रोमेटिड्स जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाएंगे। वेरी गुड, हमने पढ़ लिया ये हमने अच्छे से। क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल, दोनों के क्रोमेटिड अपोजिट पोल की तरफ चले गए ना, ये भी हमने पढ़ लिया। हमने ये सारा चीज अच्छे से पढ़ लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हमारे पास क्या बचा है टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। छोटा सा पार्ट बचा है, इतना ही जितना मैंने, टाइम कम लगेगा अब इसमें। टीलोफेज, टीलोफेज में क्या है, एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का फाइनल स्टेज है। फाइनल क्यों, मतलब 4 स्टेज है, 4 में से 3 तो हमने पढ़ ही लिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तो ये हमारा फाइनल स्टेज हुआ। That is telophase. The chromosomes that have reached their respective poles decondense. जो क्रोमोसोम अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच चुके हैं, रिस्पेक्टिव पोल्स क्या होगा, ये हमारे अपोजिट पोल्स है ना। अब वो कहाँ जाके क्या करेंगे, डिकंडेंस हुएंगे,
हमने पहले पढ़ा था कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या था? क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमोसोम बनना, डीएनए से क्रोमोसोम बनना, कंडेंस हुआ, वो क्या होगा, कॉइलिंग हुआ, उसकी क्रोमोसोम बन गया। अब क्या है, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, जाके जो हमारे डॉटर क्रोमोसोम बने अलग अलग पोल पे, अब वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ डीकंडेंस करेंगे और अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देंगे। ये क्या मतलब, जैसे आप अभी यहाँ पे आपको सिस्टर क्रोमेटिड दिख रहे होंगे आपको, अब क्या होगा, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स आपको नहीं दिखेंगे। अब ये क्या होगा, टीलोफेज का बात करो, आपको फिगर नंबर डी दिख रहा होगा यहाँ पे टीलोफेज। यहाँ पे टीलोफेज में आप देखो, अब क्या आपको अलग कोई क्रोमोसोम या कोई क्रोमेटिड दिख रहे हैं? नहीं। अब ये जो ये येलो लाइनिंग के अंदर क्या है, ये एज अ सिंपल डीकंडेंस जेनेटिक मटेरियल है, जो कि आपका डीएनए। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन and each set of chromatin material tend to collect at each of two pole। ये क्या है each of two pole के मतलब, अब देखो ये जाके हर किसी अपने अपने पोल पे जाके अटैच हो गया ना, अटैच कर रही हूँ मतलब अपने अपने पोल पे जाके डिकंडेंस हो गया ना, ये लिखा है। दिस स्टेज विच शो द फॉलोइंग की इवेंट्स क्या 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 है स्टेज के, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल। स्पिंडल पोल क्या हुई है, हमारे अपोजिट अपोजिट पोल्स में क्रोमोसोम अपने क्लस्टर बनाने लग गया वापस से। एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज ए डिस्क्रीट एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट के तौर पे इसने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर लिया, अब ये वापस से टेंगल हो गया। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोमेटिक क्लस्टर। अब ये आपका जो क्रोमोसोम क्लस्टर है उसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप येलो कलर की लाइनिंग दिख रही है, ये डेवलप होनी स्टार्ट हो गई। ये न्यूक्लियर एनवेलप डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड हो गया अभी इसके ऊपर। एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियर। और क्या हुआ, अब क्रोमोसोम मटेरियल अंदर का बट गया, ठीक है, अपने अपने पोल पे आ गया, उसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप बन गया। तो एक टाइप से आप समझ रहे हो कि दो अपने, अब फाइनली जाके एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए। न्यूक्लियोलस गोल्जी और ईआर रिफॉर्म, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वापस इसी क्लास में बताऊंगी। न्यूक्लियोलस गोल्जी और ईआर जो कि प्रोफेज में हमारे डिसअपियर हुए थे, अब वो वापस से क्या बन गए, रिफॉर्म हो गए, वापस से बन गए। साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं। साइटोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ क्या, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस आपने डिवाइड कर लिया, क्या सिर्फ न्यूक्लियस के डिवाइड करने से आपका काम चलता है? एक सेल में आप दो न्यूक्लियस तो नहीं रखोगे ना, मतलब होता है ये, ऐसा नहीं कि एक सेल में दो न्यूक्लियस नहीं होता, बट हम पढ़ ही क्या रहे हैं अभी, हम पढ़ ही सेल डिवीजन रहे हैं, मतलब एक सेल से दो सेल बनाने का प्रोसेस। जब आपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर लिया, अब बारी होती है साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने की ताकि जाके फाइनली दो सेल बन जाए। Mitosis accomplish not only segregation of duplicate chromosome, माइटोसिस में सिर्फ अपना जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का दो पार्टों में बंटना, यही नहीं लिखा हो जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, यही नहीं होता, बट सेल अपने आप भी दो डॉटर सेल में बंटती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। और ये क्या हाँ कभी देखने को मिलता है, एंड में देखने को इसलिए मिलता है कि पहले आप अंदर का जो सामान है वो ही तो बांटो, तभी तो आगे जाके पूरा का पूरा एक जो सेल है वो दो में, एक घर है उसको दो कमरों में बांट पाओगे, पहले अंदर का सामान तो बांटो आप। तो यही कहने का मतलब है। एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट कंप्लीट, आप एक सेल से दो सेल बन गए, आपके फिगर नंबर ई दिख रहा होगा, फाइनली एक सेल से दो सेल बन गई, अब जाके आप कह सकते कि हाँ सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया। इन एनिमल सेल, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ पढ़ाने से पहले, कि एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस जैसे होता है वैसे प्लांट सेल में नहीं होता। प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस और एनिमल सेल का साइटोकाइनेसिस दोनों हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। सबसे पहले एनिमल सेल के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल सेल, दिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ फरो ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फरो क्या होता है, एक सेकेंड, फरो क्या होता है, एक टाइप का गड्ढा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना अंदर की तरफ एक टाइप का गड्ढा करना स्टार्ट करेगी। टीलोफेज देखो, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये नोटिस कर पाओगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहाँ एक सेकेंड, ये या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ऐसी होनी चाहिए, अब आप देखोगे
हल्का से यहाँ पे कर्व दिख रहा है, क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फरो बनना स्टार्ट हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या करने स्टार्ट हुई है, ग्रो। द फरो ग्रेजुअली डीप, यहाँ पे फरो क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डीप होता जा रहा है, एंड अल्टीमेटली ज्वाइन द सेंटर डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू टू। पहले ये ऐसा था, मैंने जो फर्स्ट फिगर बनाई जहाँ पे मैं देखो फर्स्ट लिखा है यहाँ पे, पहले ऐसे था, फिर ये क्या हुआ, फरो बननी स्टार्ट हुई, इसके अंदर फरो डीप होनी स्टार्ट हुई, और फरो डीप होते होते कैसे हो गई, बिल्कुल ऐसी होगी, और ये फाइनली जाके दो सेल के अंदर डिवाइड होगी, ऐसे दो सेल के अंदर डिवाइड होगी। फिगर अच्छे से क्लियर होगी मेरे हिसाब से तो आपको। चलो ये रिमूव कर देती हूँ मैं, डन। चलो आगे पढ़ते हैं। फरो ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली जॉइन द सेंटर डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू टू। अब हम बात करेंगे प्लांट सेल के बारे में। एनिमल सेल इज क्वाइट इजी, प्लांट सेल यू हैव टू फोकस ऑन इट। However, are enclosed by relatively inextensible cell wall. सेल देखो, प्लाज्मा सेल हमें क्या अलग बात है, हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ एनिमल सेल में होती है, और एनिमल सेल की सॉरी अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल नाम के भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिससे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। Therefore, they undergo cytokinesis by different mechanism. तो इसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म है, क्या है वो मैकेनिज्म, वो आगे पढ़ते हैं। प्लांट सेल में वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द इनर पार्ट ऑफ द सेल एंड ग्रो देखो ये क्या है, एनिमल में मैंने क्या पढ़ाया था, एनिमल में बाहर की तरफ से स्टार्ट होता है और अंदर की तरफ जाता है ना, फरो ग्रेजुअली डीपन्स। बट इसमें क्या है, इसमें प्लांट सेल में उल्टा है, अंदर से स्टार्ट होएगा सेल वॉल बनना और बाहर की तरफ जाएगा, तभी तो सेल दो पार्ट में डिवाइड होगी। इसमें क्या है कि सेल, एक मिनट, सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट एंड सेंटर एंड ग्रोस आउटवर्ड टू मीट, आउटवर्ड ग्रो करते करते एग्जिस्टिंग जो सेल वॉल है ना, एग्जिस्टिंग लेयर है, उससे जाके मिल जाता है। एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी प्रेजेंट में है, डिवाइड होने से पहले भी तो उसके ऊपर लेयर होगी ना, उससे जाके मिल जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रीकर्सर। प्रीकर्सर क्या होता है, नॉर्मल इंग्लिश का शब्द वर्ड है, प्रीकर्सर मतलब ये सेल वॉल का बनना स्टार्ट होता है एक छोटे से प्रीकर्सर, छोटे से एलिमेंट से, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट, दैट रिप्रेजेंट द मिडल लैमेला बिटवीन वॉल्स ऑफ एडजेसेंट से। मिडल लैमेला भी हमने पढ़ा है, जब हम सेल वॉल पढ़ते हैं तो मिडल लैमेला पढ़ते हैं। मिडल लैमेला का काम क्या होता है, दो सेल्स को एक साथ जोड़ के रखना, है ना। किसका बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है मिडल लैमेला का। किसी ने सेल वॉल वाला पढ़ा हो टॉपिक, मेरी क्लास में भी आपने बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। तो क्या करते हैं, सेल प्लेट, ये आपको मैं प्रॉपर डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, ये अभी मैं हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ कि बाद में मैं अच्छे से हाईलाइट नहीं कर पाती। एक बार मैंने अगर कर्सर से वो ड्राइंग वाले एलिमेंट इसमें ऐड करा तो क्या करते हैं, एडजेसेंट मिडल लैमेला जो सेल प्लेट है ना, जो बीच में सिंपल प्रिकर्सर बना, आगे जाके सेल को तो दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, और वो सेल प्लेट क्या बन जाएगी, मिडल लैमेला, जो कि दो सेल को एक साथ, एडजेसेंट सेल को एक साथ रखेगी। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, organelles like mitochondria and plastid get distributed between two daughter cells. ये तो सिंपल सी बात है, दो सेल में आप बांटोगे तो हर अंदर के एलिमेंट को भी दो पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही लिखा है कि ऑर्गेनली भी दो एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, मैं आगे पढ़ाऊंगी, पहले मैं आपको पढ़ा देती हूँ। क्या, एक बार लेट मी चेंज इट्स कलर, लेट्स सी। मैं इसको ऐसे पढ़ाती हूँ, जैसे कि मेरे पास जो प्लांट सेल वॉल है, ये इसको मैं प्लांट सेल वॉल मान लिया मैंने, आउटर लेयर। प्लांट सेल वॉल के अंदर मेरे पास क्या होगा, प्लांट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा, है ना। ये एक टाइप से मैंने आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर बना दिया, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया। हम जब एनिमल सेल बनते हैं तो अंदर की तरफ ग्रो करते हैं, जो डीपन होते हैं, ताकि वो फरो
ताकि हमारी सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। इसमें क्या होता है, स्मॉल प्रिकर्सर सेंटर से बनना स्टार्ट करते हैं। ये इसको मैं अलग कलर से दिखा दूं, जो स्मॉल प्रिकर्सर नाम का वर्ड लिखा हुआ है, ये सेंटर से, एक एलिमेंट जो सेंटर से बनना स्टार्ट होता है और क्या होता है, बाहर की तरफ ग्रो करते हैं, और बाहर की तरफ ऐसे ग्रो करते 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 एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्टिंग का मतलब जो अभी प्रेजेंट सेल वॉल पहले से प्रेजेंट है उससे जाके मिल जाते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, सेल को आगे जाके 2 पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये डिवाइड कर दिया, बट जो एलिमेंट होगा, स्मॉल एलिमेंट, ये अभी भी प्रेजेंट होगा, और ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा आपका मिडल लैमिला का। मिडल लैमिला का मतलब 2 सेल वॉल को अभी भी जोड़ के रखने का काम यही करेगा। ठीक है, बांट दिया, जोड़ के रख लिया, ऐसा काम है। डिवीजन भी कर दिया, डिवाइड करके 2 पार्ट में भी बांट दिया, और फिर ये इसने फाइनली जाके सेल प्लेट ने, इसे क्या बोलेंगे, सेल प्लेट। ठीक है, इस सेल प्लेट ने क्या करा, मिडल लैमिला का काम कर लिया। चलो देन आगे पढ़ते हैं। In some organism karyokinesis is not followed by cytokinesis। क्या कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन फॉलो नहीं कर होता, किससे, साइटोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड कर गया बट साइटोप्लाज्म में डिवाइड नहीं करा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाती है। इसकी वजह से क्या हो, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन गई, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, न्यूक्लियस डिवाइड करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो पा रहा, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस वाली कंडीशन बन के आ गई, और इसे हम क्या बोलते हैं, ये वर्ड याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंसिटियम बोलते हैं इसे। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज कॉल्ड सिंसिटियम। एग्जाम्पल, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, कोकोनट का पानी जो हम पीते हैं ना, नारियल पानी, वो उसका एक एग्जाम्पल है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ते हैं हम, बहुत थोड़ा सा बचा और 4-5 मिनट का में आपका ये हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वैसे आप लोगों ने इतनी देर से अपना फोकस नहीं तोड़ा। अगर माइटोसिस और इक्वेशन डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉइड सेल, क्या कह रहे हैं, माइटोसिस यूजुअली कहाँ तक रहती है, रेस्ट्रिक्ट होके रहती है डिप्लॉइड सेल तक, मतलब यूजुअली ये कहाँ देखने को मिलती है, डिप्लॉइड सेल में। हमने जब लास्ट क्लास में हम एनिमल सेल पढ़ा था ना, सॉरी एग्जाम्पल्स पढ़े थे, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि एग्जाम्पल्स में, फॉर एग्जाम्पल एनिमल सेल्स में डिप्लॉइड कंडीशन में दिखता है, माइटोटिक सेल डिवीजन सीन इन डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स इन एनिमल्स। ये वाला बात मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, जो कि बहुत यूजुअली कंफ्यूजिंग थी आप लोगों के लिए, आई फील, मैंने मतलब पर्सनल लेवल पे फील करा ही होगी, बट ये वाली बात क्या है अभी समझा रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के अंदर, क्या कि माइटोसिस है ना यूजुअली डिप्लॉइड सेल तक ही रेस्ट्रिक्ट होकर रह जाती है। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स एंड सम सोशल इंसेक्ट, इंसेक्ट कौन से, हमने मेल हनी भी पढ़ा था लास्ट क्लास में, जहाँ पे हैप्लॉइड सेल के अंदर भी देखने को मिलती है ना, ये बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, जो विद डिटेल हमको अभी यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। लास्ट क्लास में हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जो इट इज, हमको नहीं मतलब एज अ स्टूडेंट में भी शायद रहा हो आप में से किसी को, it is very essential to understand that significance of cell of this division in the life of organism। हमें ये समझाने की जरूरत है कि क्यों माइटोसिस हमारे एज नॉर्मल ऑर्गेनिज्म के अंदर जरूरी है। माइटोसिस भी है, मियोसिस जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ऐसे 2 नाम की चीजें आपने बना रखी है, पर हमको ये तो बताओ एक्चुअली इनमें माइटोसिस जो है आपने बताया उसका एक्चुअल काम हमारी बॉडी शरीर के अंदर क्या है, डिप्लॉइड में, हैप्लॉइड में, ये तो बता दिया, काम बताओ। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट्स, ये कुछ नहीं पढ़ रहे। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी, क्या कि माइटोसिस अगर हो रही है तो जेनेटिक मटेरियल जैसा पहले है वैसा ही रहता है, ठीक है, आइडेंटिकल होते, जैसे हमारे पेरेंट्स है वैसे ही हमारे प्रोजेनीज भी होंगी, अगर कोई चीज माइटोसिस के थ्रू डिवाइड कर रही है, ठीक है। अगर मान लो किसी को, वन ऑफ द सिग्निफिकेंस आप ये भी याद रखो, अगर मान लो किसी को अपने सेल को डिवाइड करना है और जेनेटिक मटेरियल को वैसे की वैसा रखना है,
कोई चेंज नहीं चाहिए जेनेटिक मटेरियल में, तो क्या करो, माइटोसिस कर लो। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। एक सेल, देखो हम जब पढ़ते हैं, अगर किसी ने पढ़ा हो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस वाला चैप्टर, उसमें हम पढ़ते हैं एनिमल्स में कि जाइगोट बनता है। जाइगोट के एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल से डबल सेल, 4 सेल, फिर आगे जाके मोरियोला, मोरियोला के बाद एम्ब्रियो बनता है। ये क्या एक सिंगल सेल से ना 8 सेल स्टेज बनता है, फिर 16 सेल स्टेज बनता है, एक सेल से डिवाइड करता जाता है। वो किसके अंदर आता है, माइटोसिस के अंदर। कि ह्यूमन या एनिमल्स में देखो एक सेल से इतना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन disturbing the ratio between nucleus and cytoplasm। देखो सेल ग्रोथ क्या रिजल्ट करता है, सेल बड़ी हो रही है तो क्या करेगा, उसका साइज में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के साइज के रेशियो के अंदर क्या हो जाता है, डिस्टरबेंस आनी क्रिएट हो जाती है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि आपको साइटोप्लाज्म, सेल बढ़ रही है, आप अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को बढ़ा रहे हो। बहुत केसेस में अगर मान लो आपने न्यूक्लियस के कंटेंट को इंक्रीज नहीं करा, न्यूक्लियस का कंटेंट अभी भी वैसा का वैसा है, तो उसका रेशियो तो बिगड़ जाएगा ना। एक प्रॉपर रेशियो में जैसे वो बन के आया था वो नहीं रहेगा उस रेशियो में, यही लिखा हुआ है। इट therefore become essential for the cell to divide। इसलिए सेल का डिवाइड होना जरूरी हो जाता है ताकि वो अपने न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन कर पाए। मैंने क्या बताया अभी, साइटोप्लाज्म आपका बड़ा मतलब साइटोप्लाज्म कंटेंट इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियस नहीं हुआ, ठीक है। उसके और क्या हुआ, न्यूक्लियस मान लो हो गया, उसके बाद क्या करेगा, एक सेल के अंदर इतना हैवी न्यूक्लियस, इतना ज्यादा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं चाहिए ना, तो वो सेल क्या करेगी, 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी, माइटोसिस कर देगी। और क्या करेगा, आगे जाके न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आपका सेल के अंदर का क्या हो जाएगा, मेंटेन रहेगा। A very significant contribution of mitosis is cell repair। क्या, सेल रिपेयरिंग का काम। मान लो कुछ ऐसा हुआ जिससे कोई प्रॉपर्टी कुछ ऐसा हुआ कि इंजरी हो गई, मान लो बाय चांस, तो सेल में कुछ डेथ होगी किसी सेल की या कुछ हुआ, तो उससे क्या हुआ, कोई सेल वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो नई सेल बनानी, तो सेल रिपेयरिंग का काम भी वही करती है माइटोसिस जैसे। क्योंकि जैसी पेरेंट थी वैसी आपको प्रोजेनी चाहिए, तो माइटोसिस वाली डिवीजन कर लो। द सेल ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर मान लो किसी स्किन वगैरह पे कट लग जाए तो माइटोसिस करके आप बिल्कुल वैसी की वैसी स्किन वहां पे अरेंज कर सकते हो। तो वही एग्जांपल दे रखे, द सेल ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमें स्किन में भी पड़ी थी, अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस की। सेल और लाइनिंग ऑफ गट ब्लड सेल आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। क्या होती है कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, क्यों होती है, क्योंकि ब्लड सेल्स होगी, ये सब सेल्स आपने कुछ खाया, कुछ ऐसे डैमेज हो गया आपके अंदर की ईसोफेगस या फूड पाइप में, गट में कुछ ऐसी दिक्कत आ गई, स्किन पे हल्का सा स्क्रैच लग गया, ब्लड सेल्स मान लो आपकी कोई होगी, तो ये सेल्स क्या होती है, आपको कॉन्स्टेंटली आपको क्या करनी पड़ती है, रिप्लेस करनी पड़ती है न्यू सेल्स के साथ। तो यही वाला काम क्या करता है, कौन करता है, माइटोसिस। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ पढ़ते हो आप, ह्यूमंस में, प्लांट्स में, प्लांट्स में पढ़ते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। द एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन continuous growth in plant throughout the life। अब ये क्या चीज लिखी है आपने, ये चीज ना आप अच्छे से अभी पढ़ पाओगे जब आप प्लांट के बारे में थोड़ी बहुत स्टडी वगैरह करोगे। 11th क्लास में प्लांट का टॉपिक आता है, उसमें ये लिखा हुआ है कि एपिकल और लेटरल कैम्बियम। कैम्बियम क्या होता है, एक टाइप से जब मेरिस्मेटिक वो होता है, जब एक वहां पे बहुत सारा सेल डिवीजन होके जब सेल अपना प्लांट ग्रो करते हैं, प्लांट अपने विड्थ को बढ़ाता है, प्लांट चौड़ा होना स्टार्ट करता है, प्लांट एक बार लेंथ उसने बढ़ा ली, अब वो क्या करता है, विड्थ में मोटा होना स्टार्ट करता है। तो वहां पे भी सेल डिवीजन कंटिन्यू होनी चाहिए। वो सेल डिवीजन कौन करवाता है, वो भी आपको माइटोसिस करवाता है। रिजल्ट इन कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। इसलिए प्लांट अपनी थ्रू आउट लाइफ क्या करता है, ग्रो करता रहता है। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया। आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज,
उसको क्लास एंड करने से पहले वो जो मैंने 3 क्वेश्चन पूछे थे उसका मैं आंसर दे देती हूँ। जी नॉट फेज क्या होता है? जी नॉट फेज वो होता है जब आपकी सेल जो कि डिवाइड नहीं करना चाहती आगे, वो G1 फेज को लीव करके चली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? जी नॉट फेज, जिसे हम क्वेश्चन फेज भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हर्ट सेल। सेकेंड, ड्यूरेशन ऑफ सेल डिविजन इन ह्यूमन एंड ईस्ट। ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन में होता है 24 आवर। ईस्ट में कितना होता है? 90 मिनट का ड्यूरेशन होता है। एस फेज क्या है? एस फेज एक ऐसा फेज है जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए डिवाइड करता है, डीएनए का कंटेंट 2C से 4C हो जाता है ना, डीएनए का कंटेंट इंक्रीज होता है एस फेज में। और एक और काम होता है, जो हमारा सेंट्रोसोम, ये क्या होता है? सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल होता है ना, जो हमने पढ़ा था, ये भी डुप्लीकेट करता है, बट कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। ये भी एस फेज के अंदर ही करता है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट, and please if you like this video, like, share and subscribe कीजिए। बाय बाय। थैंक यू।